आपको लगता है कि श्रीनगर में इस बार कमल खिलेगा और बीजेपी वहां पर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर आएगी? नो सिंगल पार्टी इज कमिंग टू पावर विद सिंगल मेजोरिटी. नो पॉलिटिकल पार्टी is going to form its own government without any coalition. Basically it will be a coalition government. तो एनसी और कांग्रेस का जो अलायंस है प्लस पीडीपी अगर मिलती है और कुछ निर्दलीय मिलते हैं तो उनके चांसेस सरकार बनाने के 51% हैं. बीजेपी का जो अलायंस है इसके 49% हैं और राजनीति में एवरीथिंग इज़ फेयर. तो इसलिए 1% की ये जो कमी दिखती है अपेरेंटली ये 2% प्लस में कब कन्वर्ट हो जाए ये नहीं कहा जा सकता. सर, मैंने सुना है कि फारूक अब्दुल्ला अपने बेटे उमर अब्दुल्ला को राजनीति में नहीं लाना चाहते थे, लेकिन अचानक फिर मन कैसे बदला? फिर वही पूर्णिमा जन्मपत्री, मुख्यमंत्री बनना लिखा था उसको, इतनी कम उम्र में छोटी उम्र में मुख्यमंत्री बन गया और कितने साल मुख्यमंत्री रहा. वो तो पढ़ाई कर रहे थे अपनी अच्छी भली जो है, विदेश में पढ़ाई कर रहे थे. जब सरकार फिर से बनी दोबारा तो फिर ये सवाल आया कि भाई मुख्यमंत्री खुद बने फारूक अब्दुल्ला वापस या कि घर में नई पीढ़ी को चांस दिया जाए. तो उमर अब्दुल्ला की माँ ने कहा कि नहीं, नई पीढ़ी को चांस देना चाहिए, लेकिन बेटी ने कहा पापा वापस आप ही बनो. तो कई दिन तक चलता रहा. तो 5 जनवरी को शपथ होनी थी और ये बात है 29 दिसंबर की उस साल की. तो फिर 5 दिन के अंदर संघर्ष होता रहा, बात चलती रही. अल्टीमेटली इनके मदर ने प्रिवेल किया इनके फादर पे जो है, और फिर ये तय हुआ कि ठीक है इन्हीं को चांस दिया जाए. तो फिर इनकी ताजपोशी होगी, मुख्यमंत्री बन गए, चल गए. तो भाग्य में लिखा था मुख्यमंत्री बनना तो बन गए. सर, इस चुनाव में आप कैसे देखते हैं गुलाम नबी आज़ाद और महबूबा की पार्टी का रोल, और क्या महबूबा इस चुनाव में बन पाएगी किंग मेकर? गुलाम नबी सितारे गर्दिश में हैं, अल्लाह के भरोसे है सब जो है, ना इधर के ना उधर के. एक निराश और उदास व्यक्ति बन चुके हैं वो. मैंने देखा फ़ोटो, दाढ़ी बढ़ी हुई थी, तबीयत ठीक नहीं है. तो जन्मपत्री का खेल है. किसी ज़माने में कहाँ थे इंदिरा गांधी के यहाँ किचन कैबिनेट में, फिर झगड़े हुए, छोड़ दिया. राहुल गांधी के कारण बहुत से लोग पार्टी छोड़ गए, शायद ये भी छोड़ गए. भाजपा के निकट गए, अच्छा उत्साह था, शायद पद्म भूषण या कुछ ऐसा वो मिला भी वहाँ पे जो है. सरकारी मकान भी रह गया. बेसिकली डिसेंट आदमी हैं, कल्चर्ड आदमी हैं, चीफ मिनिस्टर रहे हुए हैं वहाँ पे 2 साल वहाँ पे जो है. लेकिन कुछ हालात ने साथ नहीं दिया, बस बात बैठी नहीं. पार्टी बनाई, लोग खड़े किए तो 4 लोग खड़े किए, 4 की जमानत जब्त हो गई. फिर 2 जो है अब खड़े करने की बात थी, पहले 2 खड़े किए थे, फिर अब 4 की बात फिर आई है. तो फिर बीच में कह दिया मेरी तबीयत ठीक नहीं, प्रचार नहीं कर पाऊँगा. तो पार्टी में भगदड़ मच गई, तो 4 ने नाम वापस ले लिया. तो गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी अभी इसमें कोई अस्तित्व में ऐसी नहीं है. अभी यूँ कहने के लिए किसी ने कुछ खड़े कर दिए हों, WW जिसे कहते हैं, यूँ XYZ जो है, तो बाकी उसका कोई मतलब नहीं है. तो इज़ एंड ऑफ द स्टोरी. आज तो ये है. बाकी पॉलिटिशियन के लिए कहते हैं जब तक वो जिंदा है कभी कुछ भी मिरेकल कर सकता है, लेकिन आज तो गुलाम नबी इज़ नोवेयर, अनफॉर्चुनेटली इज़ नोवेयर. महबूबा की बात आप कर रहे हैं जो है, तो महबूबा भी हिम्मत नहीं जुटा पाई चुनाव लड़ने की इस बार जो है. एक तो पिछला चुनाव हार गई अभी इसी के अंदर जो है, तो मनोबल नहीं बन पाया. दूसरा उन्होंने ये कहा कि यहाँ जो राज आएगा अभी अगर हमारा, तो वो राज है ना मनोज सिन्हा का राज होगा, LG का राज होगा. हम केजरीवाल की तरह भटकते रहेंगे, कुछ मांगते रहेंगे, करते रहेंगे, कुछ मिलेगा नहीं जो है ये. तो उन्होंने कहा मैं तो चीफ मिनिस्टर रही हूँ, अब मैं चपरासी भी अपॉइंट नहीं कर पाऊँगी उनसे बिना पूछे हुए, और कोई मुकदमे वापस नहीं ले पाऊँगी, FIR नहीं कर पाऊँगी किसी पे, कुछ भी है जो है. तो क्या ऐसे चुनाव लड़ना. इन कुल मिला क्या थोड़ा सा डिमोरलाइज्ड हैं वो एक तरह से. तो वो चुनाव नहीं लड़ा उन्होंने जो है, और बेटी को आगे किया है वहाँ पे. तो बेसिकली इसी लोग चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाए. गुलाम में भी थोड़ा सा डिफरेंट केस है. मैं वो चूँकि अभी हारी हैं रिसेंटली, तो मनोबल नहीं बना पाई, और बेटी पे फोकस कर दिया. इल्तिजा मुफ्ती बिजबहरा से इस बार चुनावी मैदान में है और उनका पॉलिटिकल डेब्यू हो रहा है इस बार, लेकिन कश्मीर में इतना उत्साह क्यों है इल्तिजा मुफ्ती के चुनावी मैदान में उतरने का? और दूसरा, महबूबा मुफ्ती और इल्तिजा के वर्किंग स्टाइल में आपको अंतर क्या नज़र आता है? उत्साह इसलिए है कि महबूबा भी एक स्टार थी अपने आप में. पॉलिटिशियंस में होता है जो लोग अच्छे दिखते हैं, अच्छी बात करते हैं, स्टार दिखते हैं, और उनकी डॉटर है तो थोड़ा सा क्रेज रहता है लोगों में. एक पढ़ी लिखी सुंदर युवती वोट मांगने आती है तो आता है, और एक उसके पीछे एक लीगेसी है पूरे मतलब परिवार की. आप देखिए फादर से लेकर तब तक की जाए, तो लोगों में क्यूरियोसिटी है, पत्रकारों में क्यूरियोसिटी है कि देखते हैं क्या होता है उसका. बाकी शी इज़ ओके प्लेस्ड. बहुत फर्म सेटल में तो नहीं कह सकता मैं जो है. सर, आखिर कौन है रशीद इंजीनियर जिसने सियासी हलचल मचा दी है कश्मीर चुनाव में? देखिए वो इंजीनियर हैं बाय प्रोफेशन,
सरकारी नौकरी करते थे। 2008 में उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, एमएलए का चुनाव लड़ा, जीत गए, फिर एक चुनाव लड़ा एमएलए, फिर जीत गए, फिर एक चुनाव लड़ा, फिर हार गए। अब 2024 में जो है जेल में रहते हुए भी टेरर फंडिंग के आरोप में तिहाड़ में बंद हैं, 5 साल से बंद थे, तो फिर चुनाव जीत गए। अब चुनाव प्रचार के लिए जो है फिर बाहर आ गए, आके उन्होंने हलचल मचा दी उन्होंने। और चूँकि चुनाव वो जेल में रहते हुए जीत गए, तो ऐसी धारणा है कि बड़ी संख्या में लोग उनके साथ हैं, ऐसा माना जा रहा है। तो उन्होंने भी 30-32 लोग अपने अलग अलग ढंग से खड़े कर दिए, और इम्प्रेशन यही कि भाई वो प्रॉक्सी हैं बीजेपी के, नहीं हैं, जो भी हैं एक तरह से। तो ये उनकी कहानी, और आज की तारीख में वो एक फैक्टर है कश्मीर के अंदर। हो सकता है उनको 4 ही सीट मिले, हो सकता है 2 सीट मिले, हो सकता है जबान जब तो जाए लोगों के, और लोगों का इरादा बदल गया और इनकी साख अगर उस पर आ गई स्टेज के ऊपर जो है, आज की तारीख में एक फोर्स माना जा रहा है चुनाव के अंदर उनको। सर, क्या आपको लगता है कि एक बार फिर से जम्मू कश्मीर के चुनाव ने नरेंद्र मोदी के ग्राफ को बहुत ऊंचा पहुंचा दिया? ऑफ कोर्स, जो है उनके जो भाषण हुए पिछले दिनों, और उस भाषण के अंदर जो है वहाँ के पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं, उनका जो बयान आया सामने जो है, तो नरेंद्र मोदी के भाषण में सबसे पहले उन्होंने उस बात को पकड़ लिया। और नरेंद्र मोदी लकी हैं, हर चुनाव में कोई उनका ऐसा मुद्दा उनके हाथ में बैठे बैठाए मिल जाता है। इस बार पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का मुद्दा उनके हाथ आ गया, और उन्होंने कह दिया कि पाकिस्तान, एनसी और कांग्रेस ये एक ही प्लेटफॉर्म पे हैं, इनका एक ही एजेंडा है, और मैं किसी भी हालत में पाकिस्तान के एजेंडे को वाया दीज पीपल भारत में इम्प्लीमेंट नहीं होने दूंगा। यही बात अमित शाह ने कही, एंड दिस वॉज सो कन्विंसिंग उन दोनों के पार्ट पे, दोनों ने जो भाषण दिए कि कंट्री ने इसको हाथों हाथ लिया। और मैं फिर कहता हूं कि आपको जम्मू कश्मीर के मामले में कश्मीर के लोगों को छोड़ के जो वहाँ हो सकता है डिबेट डिवाइड हो सकता है, पूरा देश इस मामले में इररेस्पेक्टिव ऑफ पार्टी प्लेटफॉर्म नरेंद्र मोदी अमित शाह के साथ है। कश्मीर में आपने जो किया अच्छा किया, इसको बना के रखिए। पॉलिटिकली हो सकता है उनको बोलना पड़ता हो कुछ, अदरवाइज मन में बात क्लियर है उनका कि कश्मीर में इनका कोई विकल्प नहीं, जो इन्होंने अच्छा काम किया है दे डिज़र्व ए वोट ऑफ थैंक्स, एक तरह से जो है। तो यही है सर। पिछले कुछ चुनाव में हमने देखा है कि धांधली की बातें सामने आती रही। 1987 में खास तौर पर जब चुनाव हुए तो कहा गया कि निष्पक्ष तरीके से नहीं हुआ या फिर धांधली हुई। क्या आपको लगता है कि इस बार जो चुनाव वहाँ पर हो रहे हैं विधानसभा के, ये पूरी तरीके से निष्पक्ष हैं, स्वतंत्र हैं? वेब पे पोलिंग हो रहा है, इमेजिन, मिरेकल, अनबिलीवेबल जो है ये। 87 की बात आप कह रहे हैं, बिल्कुल सही है। एक किस्सा मैंने पढ़ा था उस समय जो है कि एक चुनाव हुआ, एक आदमी चुनाव लड़ा, उसने देखा कि मैं बहुत आगे चल रहा हूँ, घर आके सो गया कि भी 11 राउंड की काउंटिंग होगी, मैं 8 में आगे हूँ, तो सर्टिफिकेट लेने जाएंगे चुनाव जीत का जो है। 2 घंटे बाद उसको फ़ोन आया, चुनाव अधिकारी ने बुलाया, आओ भाई। उसने सोचा मैं अपनी विक्ट्री का सर्टिफिकेट लेने जा रहा हूँ, तो उसको पता लगा कि दूसरे को डिक्लेयर कर दिया किसी को। आप बताइए, इसी कश्मीर में 87 में। और फिर उसको गिरफ्तार कर लिया कि आप अपोज कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं हमारे फैसले का। वो जेल चला गया, वो 20 महीने जेल में रहा, बाद में बड़ा आतंकवादी बन गया वो। यासीन मलिक उसका था वो काउंटिंग एजेंट, वो भाग गया पाकिस्तान, वो कितना हुआ टेररिस्ट बन गया, दैट इज है। तो 87 के तो वो हालात थे, तो आज उनकी तुलना नहीं की जा सकती। आज का चुनाव, कश्मीर का चुनाव 100% स्वतंत्र निष्पक्ष है, क्योंकि वेब पे हो रहा है। मैं नहीं कह रहा, वेब कह रहा है, वेब पोलिंग कह रहा है इस बात को। सर, जम्मू कश्मीर में जो नया परिसीमन अर्थात डेलिमिटेशन हुआ है, उसका लाभ आखिर मिलेगा किसे? मिलना चाहिए जम्मू को, क्योंकि देखो 7 सीटें बढ़ी हैं कुल मिला के, 6 जम्मू में बढ़ी हैं, 1 कश्मीर में बढ़ी है। और जम्मू का जैसे कहा गया कि टिल्ट बीजेपी की तरफ है, दिख ही रहा है वो तो। और वो गेम चेंजर है कि नहीं वहाँ पे, मतलब 43 में से 35 लाते हैं, कितनी लाते हैं, 35 लाते हैं, तो जिसे कहना चाहिए स्वीप कर दिया उन्होंने। और 24-25 लाते हैं तो जैसे नॉर्मली होता है, लेकिन वो बीजेपी के उसमें है। इसका लाभ तो बीजेपी को मिलेगा, परिसीमन हुआ है। और एक बात और होगी कि अब वहाँ की जो असेंबली है वो 5 साल की होगी, पूरे देश की तरह 6 साल की नहीं रहेगी, दैट वे जो है। तो आई थिंक इट्स ओके, परिसीमन हो गया, उन्होंने मेरिट पे कर दिया उसको। अब इंसिडेंटली इट अपीयर्स दैट इट इज गोइंग इन फेवर ऑफ बीजेपी। सर, क्या मायावती की बीएसपी और अखिलेश यादव की सपा का भी कोई रोल है इस चुनाव में? वो भी ऐसे ही घूम रहे हैं। मायावती ने कहा था हम लड़ेंगे करेंगे, कोई दिखाई फील्ड में तो कोई दिखाई दिया नहीं श्रीनगर में जो है। और सपा का मैंने सुना कोई 20 एक लोग उतारे हैं जिनका कोई नाम पता कभी दिखाई नहीं दिया। वो कहने के लिए कहीं आए होंगे, कहीं कोई 10-20 वोट काट रहे होंगे, किसी के 50 वोट काट रहे होंगे। मतलब कोई रेलेवेंस नहीं है इनकी, न तो बसपा की रेलेवेंस है, न सपा की रेलेवेंस है, न आरएलडी की रेलेवेंस है। यूपी के पार्टियां पता नहीं क्यों छोड़ के श्रीनगर में आ गई, किसी स्ट्रैटेजी में आई होंगी, अपनी स्ट्रैटेजी में आई होंगी, लेकिन नथिंग मच इम्पॉर्टेंट। तो सर, क्या नई सरकार में कश्मीरी पंडितों का कुछ भला होगा? होना चाहिए। सरकार की दुखती रग है ये, बहुत समय से सरकार कोशिश कर रही है, लेकिन बस कभी कोई काम नहीं होना होता तो नहीं होना होता।
अब वो यही कह रहे हैं 38,000 वोट तो खैर वो डाले हैं, लोग डाल रहे हैं वहाँ से जो है। और देश में जहाँ भी कश्मीरी पंडित हैं उनसे कहा भी गया है कि वोट डालो, मैं मुख्य धारा में तो आओ आप जो है। लेकिन इशू वही है, एम्प्लॉयमेंट का इशू है, फिर वो क्या रिहेबिलिटेशन का इशू है। तो वैसे तो अब्दुल्ला ने भी कहा है कि हमारे एजेंडा में भी है ये कश्मीरी पंडित जो है। तो देखिए, उम्मीद तो है लोगों को, लेकिन उम्मीद तो वही है, अमित शाह नरेंद्र मोदी से उम्मीद है। हो सकता है थोड़ा उनको कश्मीर के चुनाव के बाद एजेंडा से थोड़ी फुर्सत मिले तो थोड़ा इस पर फोकस कर लेंगे और इस पर तो होगा कुछ ना कुछ जो है। सर, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का जो चुनावी मुद्दा है वो 370 की बहाली, और उनकी तरफ से कहा गया है कि झंडा हम दोबारा जो है लेकर के आएंगे। क्या आपको लगता है ये जो चुनावी वादे हैं वो वाकई पूरे कर पाएंगे वो? मुश्किल। ये तो वो है कि मेरे पास 1 लाख रुपए और मैं कनाट प्लेस में जाके रजिस्ट्री कराऊंगा 500 गज के प्लॉट की। आपके हाथ में ताकत ही नहीं है, शक्ति नहीं है। आप देखिए ना, केंद्र सरकार करती है उसको। आप देखिए 370 कौन हटा सकता है? अभी भारत सरकार हटा सकती है। मैं तो कहता हूँ चलो भारत सरकार का हृदय परिवर्तन हो गया, मान लो एक पल, उन्होंने कहा ठीक है हम हटाएंगे। हटा तो वही सकते हैं ना, आप तो नहीं हटा सकते। आप तो रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं विधानसभा में जिसे कहते हैं। इसलिए कहा फारूक ने, मैं विधानसभा की पहली बैठक में प्रस्ताव लेके आऊँगा 370 को हटाने का, पूर्ण राज्य दर्जा लाने का और अपना एक झंडा लाने का। तो ये उनकी इच्छा है, कुछ नहीं कर पाएंगे वो। कोई भी राज्य सरकार केंद्र की सहमति के बिना किसी केंद्रीय कानून में बदलाव नहीं कर सकती। इसलिए कि कम्प्लीटली रूल्ड आउट। तो अब्दुल्ला की सरकार बनती है, कांग्रेस सरकार बनती है, मान लो इनकी है, और रेजोल्यूशन भी असेंबली में ले आते हैं तो पड़ा रहेगा गृह मंत्रालय में आकर के। और प्रेजेंट जो लीडरशिप है कंट्री की वो कह चुकी है इट विल नेवर कम बैक 370। इट इज़ ओनली पेपर एक्सरसाइज। वोट अट्रैक्ट करने के लिए ये बात कही गई है, इसका एक्चुअल में इम्प्लीमेंटेशन जो है कोई चांस नहीं। तो सर इसीलिए सवाल ये आता है कि 3 से 4 पंक्तियों में अगर इस चुनाव के विश्लेषण की बात की जाए तो आप क्या कहेंगे? वेरी इंटरेस्टिंग, करता हूँ प्रयास जो है। तो पहली पंक्ति तो ये है, इट्स गोइंग टू बी ए टफ बैटल, टफ फाइट, वेयर बीजेपी इज ट्राइंग हार्ड टू हैव, जिसे कहना चाहिए टू हैव इलेक्ट्रल सुपरमेसी। बीजेपी इज ट्राइंग टू हैव इट्स इलेक्ट्रल सुपरमेसी, where other regional parties are trying their hard to regain their lost autonomy and identity। ये तो क्रक्स है सारा सिचुएशन का, कश्मीर का जो है। सेकंड ये है इसमें कि श्रीनगर और कश्मीर इज़ बैक टू नॉर्मल, कश्मीर इज़ बैक टू डेमोक्रेसी एंड कटसी अमित शाह नरेंद्र मोदी। आप देखिए, और सबसे बड़ी बात यह है 40 साल से जिन लोगों ने बॉयकॉट कर रखा था इलेक्शन का, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, मिलिटेंट जो हैं, आज वो मुख्य धारा का पार्ट बन, आज वो खुद चुनाव लड़ रहे हैं, खुद चुनाव के लिए वोटर्स के पास जा रहे हैं, हमें वोट दीजिए। बहुत बड़ी बात है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है इसके अंदर 4 पंक्तियों में कि जो लोग बच्चे, स्त्री, पुरुष, महिलाएं जो हैं वो हाथ में पत्थर लेके जाते थे इस दिन बॉयकॉट करने के दिन, वो आज चुनाव डालने के लिए अपनी बारी का, वोट डालने के लिए अपनी बारी का उस लाइन में इंतजार कर रहे हैं। तो टोटल सिनेरियो जो है ना ये चेंज हुआ है। आई थिंक आई हैव समड अप द एंटायर सिचुएशन in these 4 or 5 sentences।